Okay, so what is Hardy-Weinberg equation or Hardy-Weinberg assumptions? How many assumptions are there for Hardy-Weinberg? Yes, can anyone tell? Five, Yes. five assumptions are there. Okay, Free बताओ. from mutation, Hmm. migration, natural selection, random mating, and And one more. infinite large population. Right, infinite population. Okay, एकदम correct. So these are five assumptions, and whiteboard का जरूरत नहीं पड़ेगा. So there are five assumptions or five assumptions. Uh, इसने अच्छा Hardy Weinberg is two different person. Okay, they have independently come up with this. ठीक है. So there are three parts of this assumption. So first part is पूरा का पूरा assumption नहीं है. Second part two है result वन है. पार्ट थ्री है रिजल्ट टू. ठीक है. ओके, सो हम लोगों ने देखा था पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन. ठीक है, ये हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन. राइट. एंड फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप एलील्स, ये सब आता है. ओके. एंड हम लोगों ने ये भी देखा था कि इफ ये फाइव अजम्पशंस फॉलो होते तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स डू नॉट चेंज ओवर टाइम. ओके, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा, ओवर टाइम सेम रहेगा. ठीक है. तो ये हम लोगों ने अजम्पशंस देखे थे, फिर बहुत सारी चीजें भी देखी थी. राइट. अजम्पशंस देखे थे. अब ये थोड़ा सा हम लोग रिविजन टाइप का चल रहा है. फिर हम लोगों ने देखा था अजम्पशंस क्यों चल रहे थे. एंड अजम्पशंस एक्चुअल में अजम्पशंस सही होते हैं कि रैंडम मीटिंग. तो रैंडम मीटिंग तो नहीं होता, नहीं है स्पेसिफिक चूज किया जाता पार्टनर. बट थिंग इज इट इज रैंडम मीटिंग फॉर पर्टिकुलर एली, नॉट ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था. जैसे एम एन ब्लड टाइप है. डू यू नो अबाउट योर एम एन ब्लड टाइप? नो. राइट. ठीक है. सो बहुत सारे तो इसमें जैसे हम लोग मैंने बताया मीटिंग ऑब्वियसली जो मीटिंग रैंडम नहीं होता है, इट इज प्रेफरेंशियल. हाइट, आईक्यू, कलर, स्किन, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें. ठीक है. ओके, सो आगे चलते हैं. सो तो हार्डी वीनबर्ग लॉ कभी वैलिड रहता है जब नो म्यूटेशन, नो माइग्रेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है. एंड जो हम लोगों ने दो देखे थे वो भी इनफाइनाइट पॉपुलेशन एंड रैंडम. ये पांच अजम्पशंस फॉलो होने चाहिए. अगर कोई भी अजम्पशंस फॉलो नहीं होते तो ऑब्वियसली जो आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है एंड जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है दैट वुड बी वेरी डिफरेंट. ठीक है. तो उस पे फिर हम लोग वी कैन पॉइंट आउट कि हम लोग का uh, जो इक्वेशन से जो दूर जा रहा है नंबर जा रहा है. ठीक है, एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व रिजल्ट में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं इट इज बिकॉज ऑफ ओनली वायलेशन ऑफ वन अजम्पशंस और मोर देन वन अजम्पशन. ठीक है. एक अजम्पशन रॉन्ग हो रहा है या उससे ज्यादा अजम्पशन रॉन्ग. ठीक है. तो प्रेडिक्शंस भी हम लोगों ने देखे थे इन प्रीवियस लेक्चर. ठीक है. एंड डेरिवेशन भी देखा था. राइट. ये कैसे डेराइव होता है पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा. ओके. सो ये भी हम लोगों ने देखा था, पूरा का पूरा देखा था. एंड आई थिंक थ्री लेक्चर्स, टू टू थ्री लेक्चर्स लगे. एक्सटेंशंस भी देखे थे, ये भी हम लोगों ने किया था. राइट. एंड एक्सटेंशन ऑफ ये किया था ये हम लोगों ने, ये पता था मुझे. एक्सटेंशन ऑफ हार्डी विनबर्ग लॉ टू एक्स लिंक्ड एलील्स किया था ये. आई थिंक किया था. हाँ, नहीं, यस सर. किया था. यस सर. ठीक है. ठीक है. तो आई थिंक ये इसमें हाँ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हम लोगों ने बात की. ओके. या टेस्टिंग फॉर हार्डी विनबर्ग प्रोपोर्शंस हम लोगों ने किए. यस सर. ये उसमें भी कर फॉर्मूला लगा के किए थे ना. काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बात किया था हम लोगों हाँ, यस सर. ने. ये भी होपफुली किया था डबल एम, ये वाला भी.
ठीक है, एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड रिजल्ट में काफी ज्यादा चेंजेस है, देयरफॉर one or more than one of the laws assumptions is violated. ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बहुत सारी चीज हो गई, ये भी हो गया। ओपिनियंस का हम लोगों ने डिस्कस किया। अब ये स्टार्ट करने वाले थे हम लोग, राइट? जेनेटिक वेरिएशन इन स्पेस एंड टाइम। यस, so we are starting with this slide, 76 slide. Genetic variation in space and time, not physics, मतलब outer space की बात नहीं कर रहा हूँ, as in we are talking about space or geographical area, ठीक है? And time, टाइम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 50 years बैक, 100 years बैक, दैट इज टाइम, ठीक है? या 1000 years बैक या 2000 years। तो जेनेटिक वेरिएशन कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू जोग्राफिकल एरिया एंड विद रिस्पेक्ट टू पासिंग टाइम, ठीक है? जो टाइम आपका निकल रहा है, ठीक है, विद जनरेशन टू जनरेशन कैसे चेंज हो, ठीक है? तो स्पेस एंड टाइम बोला जाता है, या स्पेशली या टेम्पोरली बोला जाता है, ठीक है? इट इज अ टेक्निकल वर्ड, ठीक है? वो आप चेक कर सकते हैं टेक्निकल वर्ड के बारे। टाइम मतलब टेम्पोरल बोला जाता है, स्पेस को स्पेशली स्पेशली। ओके, सो उसमें भी आपका फॉर एग्जांपल इधर आ जाता है व्हाइट बोर्ड, एंड वी ऑब्जर्व सम काइंड ऑफ चेंजेस, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, एक आइलैंड है, ठीक है? आइलैंड, आइलैंड काफी अच्छा बीच है इधर, ठीक है? एंड अराउंड 100 लोग रहते हैं, पीपल, 100 people live in this island, ठीक है? एंड एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? assumption से, मेरे assumption मतलब एक टाइप का hypothetical एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड दिस इज काइंड ऑफ आइसोलेटेड आइलैंड, ठीक है? इसमें आप जो पीपल है दे आर ग्रोइंग देयर ओन फूड, ठीक है? ऑब्वियसली इधर क्या है, रैंडम मीटिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? रैंडम मीटिंग इज थोड़ा सा नॉट, ठीक है? विद पासिंग जनरेशन ऑब्वियसली रैंडम मीटिंग नहीं होगा, मतलब ऑब्वियसली देयर आर फ्यू सिलेक्टेड फ्यू। ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, जो इनका जीन पॉपुलेशन है वो जैसे फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं, तो वो फिर उनमें वो जीन पूल तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल 100 years बैक तो एक पर्टिकुलर जीन पॉपुलेशन था, अभी इनके जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो फॉर एग्जांपल समझ लो कि देयर आर 200 पीपल, एंड इसमें काफी सारे जेनेटिक पूल में चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इधर रैंडम मीटिंग तो नहीं हो सकता, बट जीन पूल जो जीन फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है या एलीलिक फ्रीक्वेंसी है, दैट विल चेंज स्लाइटली, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ज्यादातर चेंज, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी विल चेंज, एंड ओके, एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड फॉर एग्जांपल और भी इधर एक शिप आया, ठीक है? शिप आया, oh, that is not ship, that is cargo, okay? So ship आया and it consists of 50 people। तो क्या हुआ, जीन पूल में एडिशन हुआ, ठीक है? उनमें फिर मीटिंग होगा, रैंडम मीटिंग होगा, एंड नेक्स्ट जनरेशन फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ 200 देयर आर 100 people, ठीक है? सो इसमें भी वापस जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज, तो क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू जनरेशन जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी इनके वजह से, इनके आने की वजह से चेंज, ठीक है? तो क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, हम लोग ने एक पर्टिकुलर स्पेस देखा, जोग्राफिकल एरिया, ठीक है? एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब विद जनरेशन, ये क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। अभी मैं बोलूँ कि इंस्टेड ऑफ ओनली वन आइलैंड देयर आर मेनी आइलैंड्स, ठीक है? और इनके खुद के इंडिजिनस पॉपुलेशन, ठीक है? इंडिजिनस पॉपुलेशन है, एंड ये इधर से इधर ट्रैवल नहीं करते, ये इधर से इधर ट्रैवल, ओके, टू एंड फ्रो ट्रैवल, ओके? सो इनके अलग अलग जेनेटिक पूल एंड जीन पूल रहेंगे,
ठीक है, जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज रहेगी या एंड एलिलिक फ्रीक्वेंसी हो सकता है अलग अलग। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू जोग्राफिकल एरिया एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद जनरेशन पासिंग ऑन जनरेशन, इनमें क्या रहेगा डिफरेंसेस रहेंगे। ठीक है, ओके, सो इनमें जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस रहेगा, एलिलिक फ्रीक्वेंसीज का भी डिफरेंस रहेगा। ओके, यस, समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, बता देना मुझे। You are getting it, yes, and if you are not getting, then a simple example, please type repeat. Yes, 19 students are there, 19. Hello students, are you getting it? और ऊपर से जा रहा है, बता दो। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, आपका जोग्राफिकल एरिया में चेंजेस है एंड विद रिस्पेक्ट टू जनरेशन में काफी ज्यादा चेंजेस है, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, एलिलिक फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है। This can be true for not for specifically islands के बारे में, but जैसे for example instead of islands there are like mountainous regions, ठीक है, and plain people, plain जो जैसे हम लोग फ्लैट एकदम उसमें रह रहे हैं कोस्टल एरियाज में, सो फॉर एग्जांपल माउंटेनियस रीजन्स हो गए, ठीक है, उधर क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। एंड अगर मैं आपको बहुत सिंपल एक जबरदस्त एग्जांपल बताता हूँ, एंड दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल। ओके, फॉर एग्जांपल सो ये जो आपका टिबेटियंस है, टिबेट टिबेट आपको पता रहेगा, ठीक है, जो टिबेटियंस है और पीपल लिविंग इन वेरी वेरी हाई माउंटेनियस रीजन, मतलब इधर मैं बात कर रहा हूँ 15,000 15,000 फीट्स, तो ये काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, एंड दे लिव इन हिमालय, हिमालयन रेंजेस। ओके, सो इनके इनका अगर फॉर एग्जांपल इफ यू फॉर एग्जांपल इफ यू गो, अगर आपको कल समझ बोले कि मुझे तिब्बत जाना है, या इफ आई वांट टू गो टू इफ आई वांट टू क्लाइंब एवरेस्ट, ठीक है, नाउ you are guy or gal from coastal region and you want to climb Everest. सो जब भी एवरेस्ट आप क्रॉस कर, मतलब इफ यू वांट टू क्लाइंब दैट, ठीक है, तो आपको क्या होता है, इधर से ही करीबन करीबन हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द हिमालय जो एवरेस्ट है, यू विल रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज योर जीन्स आर नॉट अडेप्टेड फॉर हाई माउंटेनियस रेंजेस, रियलिटी। ठीक है, सो यू विल बी रिक्वायरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर फ्रॉम लाइक हेयर। ठीक है, एंड विद इधर जितना ऊपर जाते जाओगे उतना आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज लाइक जो जितना ऊपर आप जाओगे माउंटेन रीजन में, देर इज लाइक 25 to 30% लेस ऑक्सीजन। ठीक है, एंड यू विल बी ब्रीदिंग लाइक आपका लंग ऐसा बोलेगा कि ऑक्सीजन दो करे। ठीक है, एंड आपको ब्रीदिंग में मुश्किल होएगा, बहुत सारी चीजें, फ्रॉस्ट बाइट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें, यू आर नॉट अडेप्टेड टू कोल्ड ऑल्सो। तो आपका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जेनेटिक मेकअप है, इट इज ओनली फॉर कोस्टल रीजन, नॉट फॉर हिमालयन रीजन। ठीक ना, तिब्बतियंस का जो है या उनका क्या स्पेशल फीचर है, बिकॉज दे आर लिविंग इन दीज इन्वायरमेंटल कंडीशंस फॉर लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो उनमें क्या हुआ, जेनेटिक चेंजेस आए हैं, एंड दीज पीपल, दिस तिब्बतियन पीपल्स have they can easily climb this Everest without oxygen cylinder। इनका जो जेनेटिक मेकअप जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो लंग्स है, दे कैन इजीली ब्रीथ इन दिस लोअर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, आराम से सांस ले सकते। ठीक है, दे कैन मतलब अभी जैसे आप आपको चलना मुश्किल हो जाएगा, बट बाकी जो टिबेटियंस है, दे कैन डू स्टर्नस एक्सरसाइज ऑल्सो। स्टर्नस एक्सरसाइज मतलब एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं,
they carry 15 to 20 kgs एक्स्ट्रा लोड, ठीक है। तो जो आपके टिबेटियंस हो गए या जो नेपाल के पीपल हो गए, दे आर मोर जेनेटिकली अडेप्टेड, मैं बोल सकता हूँ, या उनका जो जेनेटिक मेकअप है, स्ट्रक्चर है, दैट इज मोर अडेप्टेड टू हिमालयन रीजन, ठीक है। एंड व्हेन दीज पीपल, और जब ये फॉर एग्जांपल इफ तिब्बतियन पीपल आप कोस्टल रीजन्स में आते हैं, वो आपसे ज्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे, आपसे ज्यादा उनके स्टैमिनाज रहेंगे, ठीक है। बिकॉज उनका जेनेटिक, उनका जैसे मैंने बताया 25 to 30% में उनका लंग परफेक्टली काम कर, और इन कंपैरिजन टू कोस्टल पीपल वो फ्लैट हो जाएगा, मतलब इट विल नॉट वर्क, राइट। सो इन नॉर्मल कंडीशंस ऑल्सो, जैसे अगर टिबेटियंस को कोस्टल रीजन में लाए, वो ओवर परफॉर्म करेंगे, मतलब वो एक टाइप के सुपर ह्यूमंस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका जो लंग है वो ऑब्वियसली ओवर परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो ये याद रखना कि हर एक का जेनेटिक्स मेकअप या एलीलिक फ्रीक्वेंसी जेनेटिक मेकअप इज डिफरेंट, एंड दैट इज प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ एडवांटेज टू, ठीक है। एक और एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल है, एक आइलैंड है वेयर इन पीपल क्या करते हैं वो लोग, ऑब्वियसली आइलैंड है तो फिर ये क्या करते हैं, दे गो फॉर फिशिंग, ठीक है। and these people are like they don't have advanced equipment जो डीप डाइविंग कर सके, सो उनका जो वो 1000 ईयर से वही कर रहे हैं, ठीक है, फिश फार्मिंग फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे गो डीप डाइविंग, मतलब उनको जैसे फॉर एग्जांपल शेल्स चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो नीचे एकदम डीप डाइव करते हैं, एंड दे आर डूइंग दिस फॉर 1000। तो उनका लंग इतना अडेप्टेड है फॉर टू होल्ड दैट ऑक्सीजन, जैसे सांस लेके अंदर जाते हैं, उनका लंग इतना अडेप्टेड है कि दे कैन रिमेन इनसाइड वाटर फॉर 13 मिनट्स, 13 मिनट्स, ठीक है। अगर अब मैं कंपैरिजन करूं, मैं तो 1 मिनट भी नहीं होता, ठीक है। उनका लंग इतना अडेप्टेड है, या इतना मतलब जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है कि दे कैन लिव अंडर वाटर फॉर 1 3 मिनट्स या उससे ज्यादा, ये मिनिमम है। सो दीज आर रियल लाइफ एग्जांपल्स, आपको मैंने बता दिया तिब्बतियन पीपल्स का, एंड ये आइलैंड पीपल, इसका एक केस स्टडी आया था साइंटिफिक रिपोर्ट्स में, ओके, यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जो जेनेटिक वेरिएशंस है इन पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उसमें वेरिएशंस के बारे में पढ़ सकते हो, एंड क्या क्या जेनेटिक अडेप्ट, क्या क्या जेनेटिक क्या बोलते हैं आप, एक एडवांटेज है, देर आर ऑल्सो डिसएडवांटेजेस, बट दीज आर वीडेड, जो डिसएडवांटेज रहता है उसको वीड आउट किया जाता है, मतलब वीड आउट मतलब नेचुरल सिलेक्शन होता है, and ये जो डिसएडवांटेज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एलील, इफ अ पर्सन रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर एलील, और वो एलील म्यूटेट हो चुका है, ठीक है, और उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली नेचुरल सिलेक्शन की वजह से वो निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर in next generation he or she will not be contributing to genetic of particular geographical area, ठीक है। So hopefully these examples were थोड़ा आई ओपनर रहेगा, yes, ठीक है। So genetic structure of population may vary in space and time, ठीक है। This means that frequency of and distribution of alleles can vary in sample of same species in different geographical area, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ह्यूमंस की बात की, तो ह्यूमंस का इन कोस्टल रीजन एंड ह्यूमंस एट हायर जोग्राफिकल, मतलब आपका हिमालयन रीजन, इनमें क्या है, दे आर ऑफ सेम स्पीशीज, है ना, ह्यूमन है दोनों, बट क्या है, जेनेटिक स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है। एंड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट जनरेशन भी बता, जोग्राफिकल एरिया हो गया और जनरेशन टाइम्स, ओके। सो इसमें एक और एग्जांपल बताएं, ये मैंने जो एग्जांपल बताया वो दैट वाज अ रियल लाइफ एग्जांपल, ये भी एक टाइप का रियल लाइफ एग्जांपल है, और इसमें ब्लू मसल्स का बात हो रहा है, एंड ये यूएस का बात हो रहा है, क्योंकि ये ज्यादातर जो बुक्स दैट वी रेफर एज ऑफ यूएस ओरिजिन, ठीक है।
सो वो अपने कंट्री का ही बन। ना इसमें जो ब्लू मसल्स है ये इनके कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं एंड इनमें ओके इनमें क्या होगा कि आप इसमें काफी ज्यादा जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। अभी इसमें क्या है जो जोग्राफिकल एरिया में क्या चेंजेस की वजह से क्या हम लोग इधर सेम स्पीशीज की बात करें, ठीक है। ओके सेम स्पीशीज की बात करें। ओके अगर आप देख पा रहे हो इधर देख पा रहे हो। सो इधर क्या है तीन टाइप के स्पीशीज है, LAP 98 96 है 94, ठीक है। ये तीन अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है। अभी अगर तुम लोग देखोगे जो विद रिस्पेक्ट टू जोग्राफिकल एरिया, अभी ये US का है, ठीक है। ये बोस्टन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, फिलाडेल्फिया हो गया। और इधर देखोगे सेम ऑर्गेनिज्म है, बट इधर देखोगे इधर जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उनमें डोमिनेंट स्पीशीज कौन सा है, ठीक है। डोमिनेंट मतलब फ्रीक्वेंसी जितने ज्यादा मतलब जो स्टडी किया गया उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है ये सबसे ज्यादा ब्लू, लाइट ब्लू वाले मतलब 98 वाले सबसे ज्यादा पाए गए, LAP 98 वाले। और ये ब्लैक वाले सबसे कम पाए, ठीक है। और इधर देखोगे तुम लोग इधर देखोगे तो सबसे ज्यादा लाइट ब्लू वाले, जो लाइट ब्लू मैं बोल रहा हूँ LAP 98 वाले, ठीक है। पीपल ऑफ पीपल ब्लू मसल्स कंटेनिंग 90 LAP 98, ओके। ब्लू मसल्स कंटेनिंग LAP 98। तो इनमें देखो ये फ्रीक्वेंसीज काफी ज्यादा है ना, 50% या उससे ज्यादा प्लस में हो। बट जैसे इधर बॉस्टन एरिया में आते हैं और उसके जो नीचे मतलब एज इन व्हेन वी गो डाउन मतलब इक्वेटर के पास में आ रहा है, ठीक है। थोड़ी ये नॉर्थ में है और ये अभी इट इट इज गोइंग टुवर्ड्स इक्वेटर, ठीक है। तो अब इधर देखोगे देयर इज अ मार्क डिफरेंस। नाउ LAP 98 का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड, ठीक है। इधर रिड्यूस हो रहा है एंड जो इधर ब्लैक वाला है LAP 94, ठीक है, जो ब्लैक कलर शेडेड है। LAP 94 जो जीन है उनकी फ्रीक्वेंसी की देखो इधर काफी कम थी, है ना। और इधर क्या हो गया बढ़ रहा है। तो जो ऑर्गेनिजम्स पोजेसिंग दिस इज आर हायर फ्रीक्वेंसी या ज्यादा उसमें नंबर्स में पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। तो इसमें देखो LAP 94 इज मोर 50%, करीबन करीबन 50%। अगर तुम लोग नीचे जाते जाओगे तो LAP इज 94 मतलब LAP 94 इज 50% लिटिल बिट मोर। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज नथिंग बट टेम्परेचर की वजह से वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो LAP 98 वेर मोर सुटेबल एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। इधर लोअर टेम्परेचर है और जैसे इक्वेटर के पास आते जा रहे हैं सो उसमें हम लोग क्या चेंजेस देख रहे हैं कि ये जो LAP 94 है जो ब्लैक कलर शेडेड है इनके जो पॉपुलेशन साइज है इट इज मोर इन कंपैरिजन टू LAP 98। इधर ध्यान से देखो LAP 94 इज ब्लैक कलर शेड, LAP 98 इज लाइट ब्लू कलर शेड, ठीक। तो विद रिस्पेक्ट टू जोग्राफिकल एरिया इधर टेम्परेचर कम है इधर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। इक्वेटर के पास आ गया ना ये, तो ये क्या हो गया कि इधर जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। काफी ज्यादा चेंजेस and this is with respect to temperature, therefore this is called as thermal climb, ठीक है। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ थर्मल क्लाइम। नो व्हाट इज क्लाइम, क्लाइम देखो इधर दे रखा है, ओके। देखो इसमें क्या स्पेस में वेरिएशन मतलब जोग्राफिकल एरिया में वेरिएशन दिख रहे हैं और काफी क्लियर पैटर्न दिख रहा है कि एक ट्रेंड है अक्रॉस जोग्राफिकल स्पेस। When allele frequencies changes in systematic way across a geographic transect, we call this an allele frequency climb, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्लाइन है मतलब कौन से फ्रीक्वेंसी कौन सा allele का फ्रीक्वेंसी इधर ज्यादा है किसका कम है। एंड फिर विद रिस्पेक्ट टू जोग्राफिकल एरिया मतलब चेंजेस आ जोग्राफिकल एरिया में, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है इधर दूसरे एलील का फ्रीक्वेंसी इज मोर इन कंपैरिजन टू अदर, ठीक है। जितने पॉपुलेशन स्टडी किया गया उसमें
ये फ्रीक्वेंसी का अलील का फ्रीक्वेंसी इज मच मोर। सो इसको क्लाइन बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी क्लाइन। ऑफ्टन क्लाइन आर एसोसिएटेड विद चेंजेस इन फिजिकल एट्रीब्यूट इन द एनवायरनमेंट। तो जो हम लोगों ने बात किया फिजिकल एट्रीब्यूट क्या था, दैट इज टेम्परेचर, ये वाटर अवेलेबिलिटी, जैसे मतलब अभी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रहे। तो वाटर अवेलेबिलिटी एज इन इफ पीपल आर लिविंग इन पर्टिकुलर आइलैंड, ठीक है, फ्रेश वाटर हो गया, या पीपल लिविंग अवे फ्रॉम फ्रेश वाटर, तो फिर उधर वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो इधर फिजिकल एट्रीब्यूट क्या था, टेम्परेचर इज फिजिकल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इधर कोल्ड टेम्परेचर है, और जैसे इधर जाते जाओगे साउथ साउथ सदर्न पार्ट में टुवर्ड्स इक्वेटर, टेम्परेचर राइजेस या इंक्रीजेस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज थर्मल क्लाइम, मतलब थर्मल में वेरिएशंस है, मतलब चेंजेस है, ग्रेडियंट फॉर्मेशन है, ठीक है। उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ एलेलिक या एलेलिक फ्रीक्वेंसी या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी में काफी ज्यादा चेंज, मैं जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी से पूछ सकता हूँ। ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी में काफी ज्यादा चेंजेस, ठीक है। तो पॉपुलेशन डोमिनेटिंग इज ऑफ LAP94 इंस्टेड ऑफ इधर जो सदर्न पार्ट में, इंस्टेड ऑफ LAP19, ठीक है। सो होपफुली दिस एग्जांपल इज क्लियर। अगर किसी को अभी तक डाउट है तो बता दो, आई विल हैप्पीली रिपीट इट। यस, समझ में आया है कि ऊपर से जा रहा है? यस, सो रहे हो सब लोग? यस, श्रुति, अनुष्का, ऋतुजा, प्रतीक्षा, दीपाली, साइली, समझा? ओके, okay, there are 22 students currently. Okay, okay. So clients suggest that geographical pattern is caused by differential selection for alternate alleles. तो इधर क्या आ रहा है, एक थर्मल सिलेक्शन हो रहा है। थर्मल मतलब टेम्परेचर, क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज अ प्रीडोमिनेंट फैक्टर दैट इज सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर एलील, है ना। जैसे इधर कोल्ड टेम्परेचर था, तो ये एलील जो LAP98 वॉज बीइंग सेलेक्टेड, ठीक है। और जैसे टेम्परेचर राइज हुआ तो LAP94 इज बीइंग सेलेक्टेड। तो और अगर एक और चीज देखोगे, LAP96 ऑल्सो देयर, वो कोल्ड टेम्परेचर में काफी ज्यादा है ना। इधर फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है, बट जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है LAP96 का भी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है, या जो इंडिविजुअल्स में या पॉपुलेशन में दिख रहा है, वो भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। A client suggests that geographical pattern is caused by differential selection for alternative allele. तो इधर क्या हो जाएगा, दूसरे जोग्राफिकल चेंजेस की वजह से, फिजिकल एट्रीब्यूट्स की वजह से इधर सिलेक्शन, जो सिलेक्शन प्रेशर रहता है, ये उसके वजह से जो दूसरे एलियल्स रहते हैं जो ज्यादा अडेप्ट कर पाए इन्वायरमेंट को, वो सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। Additional studies are required to exclude other possibilities and to provide evidence for selectivity maintained claims, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको ऐसा बहुत सारी स्टडीज करने पड़ते हैं, या आपको मतलब आपको बाकी जो पॉसिबिलिटीज रहते हैं उसको रूल आउट करना पड़ता है, देन यू कैन कंक्लूड कि हाँ इसकी वजह से। सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। डिडक्शंस, आपको डिडक्शंस करने पड़ते हैं, साइंटिफिक डिडक्शंस करने पड़ते हैं। So if you have watched, या आपने, if you are fan of Sherlock Holmes, you will be knowing that, ठीक है, scientific deductions के बारे में, okay? So just as genetic composition of species may vary geographically, अभी ये हम लोगों ने देखा एक ही टाइम पे varying geographical areas में there is a change in allelic genetic frequency में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे टाइम चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है अभी, जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाता है ना, कि 100 years बैक टेम्परेचर वाज लाइक 2 degrees लेस इन कंपैरिजन टू टूडेज करंट टेम्परेचर, या करंट टेम्परेचर। तो क्या होगा इनमें,
क्या होगा, फ्रीक्वेंसी विल चेंज, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी। यस, सो क्या होगा, जैसे 100 years बैक जो फ्रीक्वेंसी था ऑफ दिस पॉपुलेशन, इट विल ऑल्सो चेंज। ओके ओके, आगे चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ जोग्राफिकल वेरिएशन इन एलिडिक फ्रीक्वेंसी एंड पॉपुलेशन हैव बीन डिवाइस। तो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स अवेलेबल है, यू कैन क्वांटिफाई इट, बट आपको अच्छा डेटा सेट चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। अगर आपका डेटा गलत है तो आपका जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी गलत है, ठीक है। तो आपको आपके पास सही टूल्स होने चाहिए, आपके पास सही डेटा होना चाहिए, आपके पास सही स्टैटिस्टिकल टूल्स होने चाहिए, तब आप परफेक्टली क्वांटिफाई कर पाओगे कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, सो सो कभी भी आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर कैरिंग पर्टिकुलर सर्वे, ठीक है, और आपने मतलब आपको देखना है कि विद इन महाराष्ट्र देर आर उसमें टेम्परेचर वेरिएशन हो सकते हैं, कोस्टल रीजन्स में आपको डिफरेंट टेम्परेचर मिल जाएगा, एंड आपको फिर जैसे आप इनवर्ट जाओगे तो उधर वाटर अवेलेबिलिटी की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। Okay, so with respect to coastal areas and with respect to internal regions, like जैसे example water availability का मराठवाड़ा हो गया, these are always these regions are always in use, ठीक है, for deficiency in water. So इधर क्या होता है कि आप चेक कर सकते हो जो स्पीशीज कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं, जिधर वाटर सरप्लस है, जो स्पीशीज आपके इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र में जो पाए जाते हैं दैट इज मार्केटली डिफरेंट, उनमें जेनेटिक चेंजेस एडेप्शन इज काफी ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं। अगर आप उठा के वो स्पीशीज को उठा के आप वो मराठवाड़ा में लेके जाओ या पर्टिकुलर रीजन में लेके जाओ जिधर वाटर अवेलेबिलिटी कम हो, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम। सो वन ऑफ द अदर एग्जांपल्स इज आल्सो ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, राइट। तो इंडियन ब्रीड्स रहते हैं और दैट इज टोटली नेग्लेक्टेड, बट उनका क्या है, दे आर मोर अडेप्टेड, हाईली अडेप्टेड टू इंडियन इन्वायरमेंट। और आप अगर फॉरेन ब्रीड उठा के लेके आते हो तो उसका जो इट इट डजंट अडेप्ट टू इंडियन क्लाइमेट वेरी वेल, ठीक है। तो उनमें क्या हो जाता है, उनका जो लाइफ स्पैन हो जाता है वो काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि इंडियन ब्रीड्स आर मोर अडेप्टेड, या इट इज दे आर बीइंग स्पेशलाइज्ड, ये हमारे जोग्राफिकल एरिया को अडेप्ट अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं, दे आर मोर रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस इन कंपैरिजन टू अदर स्पीशीज, ठीक है। Yes, if you guys have dog or cat, you must be knowing that. Okay, next है सो इसमें भी बोला गया ह्यूमंस में अप्रोक्सीमेटली 12 to 13% जेनेटिक वेरिएशंस दिखते, मतलब विद इन स्पीशीज की बात करें। एंड अगर टोटल जेनेटिक वेरिएशंस में बात करें ह्यूमंस के बीच में, तो 87 to 88% वेरिएशंस दी जाते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.8%, 0.8। सो अगर मैं तो बेसिकली ह्यूमंस जितने भी ह्यूमंस है उनमें 99.99% जो जेनेटिक सिमिलरिटी है, बस 0.01% की वजह से वी आर वेरी डिफरेंट। 0.3% का आई थिंक सिमिलरिटी है, वी आर डिफरेंट बाय जस्ट 2.7% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो जोग्राफिकल पैटर्न है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, तो फिर जोग्राफिकल पैटर्न हो गया एंड विद रिस्पेक्ट टू जनरेशन या टाइम गोज, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज। ओके, आई थिंक वी आर गोइंग वेरी स्लो, आगे चलते हैं।
हम्म। तो इसमें सर्वेस करने का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है कि मतलब एज अ पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट वी हैव टू गो फॉर सर्वेस एंड फाइंड आउट कि जेनेटिक वेरिएशंस दिख रहे हैं, कौन से जेनेटिक वेरिएशंस है उनको पता लगाना रहता है, एंड देन वी हैव टू क्या बोलते हैं, ट्रैक करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू जनरेशंस। मैं जनरेशंस की बात कर रहा हूँ, तो जनरेशन टू जनरेशन क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है, एंड कितना पॉपुलेशन साइज है, वो सब देखना पड़ता है। आगे चलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल पॉपुलेशन। ठीक है, हाउ मच जेनेटिक वेरिएशन एग्जिस्ट विद इन नेचुरल पॉपुलेशन, कितना जेनेटिक वेरिएशन है हम लोग को पता है नहीं, पूरा तरीके से नहीं पता। ठीक है, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट बहुत सारे रीजन है क्यों हम लोग क्यों जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे हम लोग को पता चल जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास कितना पोटेंशियल है फॉर इवोल्यूशनरी चेंज एंड अडेप्ट कितना कर पाए। ठीक है, इवोल्यूशनरी चेंज मतलब म्यूटेशंस हुए, एंड म्यूटेशन वो बेनिफिशियल रहेंगे तब वो ऑर्गेनिज्म के लिए ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा। अगर बेनिफिशियल नहीं रहे तो ऑर्गेनिज्म विल उसका जो जेनेटिक पूल है वो निकल जाए। ठीक है, सिंपल। तो बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं या मतलब फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूँ, या आपके दूसरे जो फोर्सेस ऑफ नेचुरल नेचर के फोर्सेस रहते हैं, दे विल सेलेक्ट इट आउट। ठीक है, तो जो अडेप्ट कर पाया वो सही, जो अडेप्ट नहीं कर पाया उसको सीधा चक ऑफ किया जाता है। ठीक है, ठीक है? मतलब उसको निकाल दिया जाता है। तो जीन पूल से निकाल दिया जाता है। तो दैट इज वेरी वेरी amount of variation clues about relative importance of frequency evolutionary process, because some process increases variation while others decreases। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी क्या होता है कि वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, इवोल्यूशनरी फोर्सेस आ जाते हैं, एंड कुछ वेरिएशंस ज्यादा वेरिएशंस को रख लेते हैं, या कोई जो वेरिएशंस को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से पूल साइज डिक्रीज होती है। ठीक है, जीन पूल डिक्रीज। ओके, होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। सब लोग है, पीछे सो तो नहीं रहे कोई? यस, सब लोग है ना, पढ़ रहे, ध्यान दे रहे? एक ही बोल, प्रनिल बोला, प्रनिल ही है। एंड समझ में आ रहा है सब लोगों को कि ऊपर से आ रहा है, रिपीट बता देना, तो अभी भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो बता देना। ओके, सो आगे चलते हैं। Manner in which new species arises when temporary population become extinct and may depend on amount of genetic variation harbored within population। तो जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन अगर आपने पढ़ा रहेगा, क्रो मैग्नन मैन और बहुत सारे जो है, ह्यूमन को क्या बोला जाता है, टेक्निकल नेम क्या है? कोई बता सकता है? होमो इरेक्टस है क्या? यस, होमो इरेक्टस है। क्रो मैग्नन है क्या है? यस। ह्यूमन का टेक्निकल नेम क्या है? होमो सेपियंस है कि होमो सेपियन सेपियंस? होमो सेपियंस। ओके, होमो सेपियन सेपियंस। ठीक है, ओके। सो बेसिकली इट इज इन एडवांस स्टेज, बट देयर इज आल्सो सम रिपोर्ट्स जो बोलते हैं कि humans have found another next generation humans। Okay, so वो अभी अंडर फर्दर रिसर्च में, रिसर्च। ठीक है, सो तो क्या होता है कि आपके जो जेनेटिक पूल में चेंजेस आते हैं काफी ज्यादा, तो आपने ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ा, राइट? तो अगर नेक्स्ट इवोल्यूशन में लोग आते हैं तो क्या होता है, जो पुराना पॉपुलेशन है दैट बिकम्स एक्सटिंक्ट। ठीक है, आपने देखा रहेगा ग्रो मैग्नन मैन, होमो इरेक्टस, वो अभी है क्या? नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया, वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया एंड पर्टिकुलर टाइम के लिए दैट वाज वेरी यूजफुल, बट विद एडवांसमेंट ऑफ मतलब उसमें काफी ज्यादा जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आए,
ठीक है। तो ये सारे जो ह्यूमंस से जो बोल सकते हैं हमारे इतने पूर्वज, ग्रैंड 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 कितने सारे ग्रैंड, ठीक है, तो वो सारे के सारे एक्सटेंट हो गए। ठीक है, एंड एक पर्टिकुलर जीन पूल रहेगा दैट इज होमोसेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो होपफुली इन लाइक नेक्स्ट 1000 years या 10,000 years होमोसेपियंस सेपियंस भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे एंड इट मे बी टेकन ओवर बाय नेक्स्ट जनरेशन। ओके, ओके, सो कितना सारा जेनेटिक वेरिएशंस वी आर एक्यूमुलेटिंग, ठीक है, एंड वो जेनेटिक वेरिएशन हमारे लिए यूजफुल भी है कि नहीं है, वी डोंट नो। ठीक, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग को पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट है वो क्या बोलते हैं कि वी आर गेटिंग सो मैनी डिजीज लाइक डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है, तो वन ऑफ द थियरी और जो हाइपोथेसिस है पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज लाइक these जो पीपल है, जो पॉपुलेशन है विच आर बीइंग सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर एंड जो भी बाकी सारे लाइफस्टाइल डिजीज है, विद रिस्पेक्ट टू जनरेशन उनका जो जीन पूल है वो निकल जाए। ठीक? मतलब दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। जो परफेक्टली हेल्दी ऑर्गेनिजम्स है, हेल्दी ह्यूमंस सॉरी, तो उनको सेलेक्ट इन किए थे। ठीक, सो माइंडेड आप लोगों को भी फिट रहना है ताकि आपके जो जीन पूल है वो आपके नेक्स्ट जनरेशन में जा सके। यस, सो यू हैव टू बी फिजिकली फिट, तभी आपका जाके आपका जो जीन है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होगा। अगर इफ यू आर काउच पोटैटो फिर आपका कुछ हो नहीं सकता, यू विल गेट हार्ट डिजीज, बहुत सारे डिजीज हो सकते। ठीक है, सो बेटर है कि वो वर्कअप एंड जो भी आपके सिम्टम्स है डिजीज ऐसे, सो प्लीज वर्क ऑन दैट एंड आप एक्सरसाइज करके यू कैन ओवरकम। ओके, चलो आगे चलते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जीन चेंज कर पाओगे अपना, बट थिंग इज कि जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है, अडाप्ट कर लेता है, उनका ही जीन पूल आगे जाता है। ठीक, सो यू हैव टू अडाप्ट। तो जो पॉपुलेशन जेनेटिस्ट है उनको they are interested in measuring genetic variation, attempting to understand evolutionary process that affected, मतलब उनको जेनेटिक वेरिएशंस पढ़ना। अभी जेनेटिक वेरिएशंस आते किधर है, वी आर एक्सपोज टू एन नंबर ऑफ म्यूटेशंस लाइक हम लोग को कॉस्मिक रेज, ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस, एवरी डे हम लोग को वी आर एक्सपोज टू, ठीक है। इवन आवर मोबाइल produces some kind of radiation, non ionizing radiation से, but some of the researchers are like long term, अगर हम लोग इफेक्ट देखें 10 years में, this produces some kind of cancer। ठीक है, एंड बच्चों में काफी जल्दी देखा गया। तो अभी भी आगे आप जब नेक्स्ट जनरेशन आपके हो रहेंगे, सो प्लीज अवॉइड गिविंग मोबाइल फोन टू योर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, टिल 15 years of age, 10 years of age, क्योंकि 1 to 2 years में babies are more highly susceptible to brain cancer, तो उधर आपको ध्यान देना। ठीक है, ओके, मेजरिंग जेनेटिक वेरिएशन एंड प्रोटीन लेवल। प्रोटीन लेवल पे जेनेटिक वेरिएशन कैसे आते हैं, कोई बता सकता है आपको कैसे रिफ्लेक्ट होगा प्रोटीन लेवल पे? ऑब्वियसली जीन में चेंजेस आ रहे हैं, जीन्स में अगर म्यूटेशंस हो रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं काफी ज्यादा, तो वो आपके प्रोटीन में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, राइट? है ना, अगर वो जीन एक्सप्रेस हो रहा रहेगा तो वो प्रोटीन में भी पता चल जाएगा कि अगर जेनेटिक वेरिएशन है तो प्रोटीन में भी
स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकते हैं, या उनमें जो एक्टिव ग्रुप है वो जो एक्टिव ग्रुप में जो ग्रुप्स जो चेन्स जो एक्टिव ग्रुप में अमाइनो एसिड्स है उनमें अगर थोड़ा भी चेंजेस आए तो एक्टिव जो एक्टिव ग्रुप है वो इट मे बाइंड सबस्ट्रेट more effectively or less effectively, or it will not able to bind to its substrate. ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जीन में थोड़े भी चेंजेस आए तो वो प्रोटीन में रिफ्लेक्ट हो जाता है, प्रोटीन लेवल पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। और हम लोग को ये पता करना है कि कितना चेंजेस आ रहे हैं, कितने वेरिएशन आ रहे हैं, तो वो प्रोटीन एंड विद इन नेचुरल पॉपुलेशन कैसे मेजर कैसे कर पाएंगे। ओके, तो इधर प्रोटियोमिक्स आ जाता है, प्रोटियोमिक्स आ जाता है। प्रोटियोमिक्स जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वे वो पूरा का पूरा प्रोटीन स्टडी करने के लिए रहेगा, ठीक है, प्रोटियोमिक्स। तो उसमें विद प्रोटियोमिक्स में भी ये रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल है, टी सेल हो गया, ठीक है, तो इमेच्योर टी सेल हो गए, तो वो कौन से प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन, वो कौन से प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है एट द टाइम ऑफ मैच्योर, जब मैच्योर हो जाता है उसमें कौन से प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब वो फाइट कर रहा है इन्फेक्शन से तो कौन से प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये इधर आ जाता है, प्रोटियोमिक्स का रोल है, काफी ज्यादा रोल, बड़ा रोल है। और पता करना है कि कौन से प्रोटीन कौन से टाइम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन से प्रोटीन एक्टिवेट हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से और क्या होता है, थोड़े से भी जेनेटिक चेंजेस की वजह से बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं, एंड ये वेरिएशंस कभी कभी यूजफुल भी रहते हैं एंड इट इज ऑल्सो हार्मफुल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ऑर्गेनिजम्स के, तो ऑर्गेनिज्म को फाइट करने के लिए वी माइट बी रिक्वायरिंग मेनी काइंड ऑफ टी सेल्स, ठीक है, तो उसमें थोड़े म्यूटेशंस होंगे तो चलेगा। बट इफ आई से कि जो प्रोटीन है, जैसे फॉर एग्जांपल राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन प्रोडक्शन है, उसमें अगर चेंजेस आए तो प्रोटीन प्रोडक्शन के पूरा का पूरा चेंजेस हो सकता है, ठीक है। सो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो किधर किधर जेनेटिक वेरिएशंस इज यूजफुल और कोई कोई जगह जेनेटिक वेरिएशन इज नॉट यूजफुल। ओके, वाटर ब्रेक ले लेता हूँ मैं, पानी पिए तो। ओके। ओके, सो रिज्यूम करते हैं हम लोग।
सो इसमें प्रोटीन लेवल में हम लोग जेनेटिक वेरिएशन देख रहे हैं एंड थिंग इज कि एज एन जो फिनोटाइपिक अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं, फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज जैसे आई का कलर हो गया। सो आई का जो कलर है, आई का जो कलर है, इट इज डिसाइडेड बाय नॉट ओनली वन जीन बट दे आर इंटरप्ले बिटवीन मेनी जीन्स। मतलब बहुत सारे जीन्स एक्सप्रेस होते हैं और उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, मोलिकुलर लेवल पे इंटरेक्शंस होते हैं, उसकी वजह से आई का कलर डिसाइड होता है। ठीक है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ खाली एक ही जीन आया एंड वो एक्सप्रेस हो रहा है उसकी वजह से आप आई कलर हो रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, देयर इज अ इंटरप्ले बिटवीन वेरियस जीन्स। और ये मोलिकुलर जो सिग्नलिंग है या मोलिकुलर पाथवेज है, ये अभी तक पूरे के पूरे डिसाइफर नहीं हो पाए। ठीक है, अभी तक नहीं हो पाए। ओनली आई थिंक 20% या 10 या 20% ये डिसाइफर हो पाए, बाकी का पता नहीं। बहुत डिटेल्ड, स्टिल इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग रोड टू, ये मतलब ये पूरा का पूरा डिसाइफर। ओके, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग जीन्स में देखते हैं तो ऑब्वियसली जो एलील्स है, जीन्स है, दे बिहेव इन मेंडेलियन फैशन। मेंडेलियन आपको पता है, मेंडेलियन 3 लॉज आते हैं, मतलब, ठीक है। अभी जैसे स्पॉट्स पैटर्न इन बटरफ्लाईज हो गए, एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। शेल कलर इन स्नेल्स प्रोवाइडेड ऑब्जर्वेबल जेनेटिक वेरिएशन। तो जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, इट इज नॉट limited to खाली ह्यूमन का पॉपुलेशन, बट इट दे आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग ऑल 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 स्पीशीज के बारे में। बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके बारे में स्टडी किया जाता है, इंक्लूडिंग बटरफ्लाईज हो गए, शेल स्नेल्स हो गए, सबका और वो लोग ट्रेड्स देखते हैं और उसका उनका पॉपुलेशन पता करते हैं आगे चलते। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने बटरफ्लाईज देखे, बहुत सारे वेरिएंट पैटर्न्स रहते हैं, राइट? बहुत सारे पैटर्न। तो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल भी देखे अबाउट बटरफ्लाई में पैटर्न्स में डिफरेंसेस की वजह से। किधर डिफरेंसेस है? जीन्स की वजह से डिफरेंसेस। ठीक है, ओके। सो बट ये हम लोग खाली थोड़े से बटरफ्लाई लेके पूरा पॉपुलेशन को हम लोग नहीं कर पाएंगे। सैंपल साइज वेरी लार्ज। ठीक है, तो हम लोग को पूरा का पूरा जेनेटिक वेरिएशन एक मतलब स्नैपशॉट देखना पड़ेगा पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर टाइम पे, कि कौन से जेनेटिक वेरिएशन अवेलेबल है या जीन्स अवेलेबल है, एलील्स अवेलेबल है, एंड वो कौन सा जीनोटाइप जनरेट कर। तो ऑब्वियसली जब मैं बोल रहा हूँ प्रोटीन स्टडी करना है, तो प्रोटीन स्टडी करने के लिए यू हैव टू यूज सम काइंड ऑफ एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो तो हम लोग प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्टिकल करते हैं या हॉरिजॉन्टली करते हैं? यस स्टूडेंट्स, वर्टिकली करते हैं प्रोटीन या हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस? चलो बता दो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। और मेथड का नाम क्या है? यस, सो रहे हो पीछे? टू स्टूडेंट्स आर नॉट देयर। हेलो, ओके चलो, मुझे लगता है नाम लेना ही पड़ेगा सबको। अश्लेषा, अस्मिता, ऋतुजा, ऋतुजा, Yes, sir. ममता, हाँ, शुभम, संध्या, Sir. प्रतीक। है सर। तो बोलो कैसे, कौन सा मेथड यूज करते हैं फॉर प्रोटीन एनालिसिस? यस मत बोलो, मैं मुझे बताओ प्रोटीन एनालिसिस के लिए कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं? वर्टिकल करते हैं लॉरीज हॉरिजॉन्टल? लॉरीज मेथड ना। यही मैं क्वांटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोफोरेटिक इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं, वर्टिकल है? एसडीएस पेज। हाँ, एसजीएस पेज है, वर्टिकल रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है? यस, हाँ पेज रहता है, ऑब्वियसली पेज रहता है, एसडीएस पेज रहता है, पेज रहता है या आईएफ रहता है।
तो वर्टिकल रहता है या हॉरिजॉन्टल रहता है, मतलब अगर मैं पेज की बात करूँ? यस, देखा है वर्टिकल तुमने? रहते हैं। करेक्ट, वर्टिकल। हाँ हाँ भाई, हो गया, बता दिया। ओके, ओके, सो लिमोंटिन एंड जॉन हबी, अभी सरनेम है, ठीक है, हबी। सो ये दोनों ने पब्लिश किया एक स्टडी बेस एंड जो जेनेटिक जो प्रोटीन वेरिएशन है उनको स्टडी किया बाय प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। बेसिकली जैसे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स होते हैं, उनका ऑब्वियसली जब वो एक्सप्रेस होते हैं वो जीन्स, तो वो ऑब्वियसली प्रोटीन जनरेट करेंगे। तो प्रोटीन में भी पॉलीमॉर्फिज्म एज एन वेरिएशंस दिखते हैं, एंड वी कैन डिटेक्ट इट यूजिंग प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑब्वियसली प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है आपको पता है, बेसिकली यू आर रिजॉल्विंग प्रोटीन अक्रॉस अ ग्रेडियंट, अक्रॉस अ पॉलीएक्रिल एलिमेंट से, ठीक है। एंड ठीक है, और जो जितना जितना हैवी मॉलिक्यूल रहेगा वो उतना पीछे चलेगा, एंड जितना लाइट मॉलिक्यूल रहेगा वो सबसे आगे रहेगा, ठीक है। तो उसमें काफी अच्छे से रिजॉल्व हो जाता है। बट थिंग इज कि पेज इज बिट लिमिटेड एक पर्टिकुलर साइज तक, उसके आगे जो है उसके लिए आगे दूसरे टाइप के इलेक्ट्रोफोरेटिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने। ओके, ये भी तुमको पता है कि प्रोटीन इज सेपरेटेड बेस्ड ऑन चार्ज इन एसडीएस पेज, लाइक चार्ज वेट, ठीक है। एंड अगर चार्ज के ऊपर सेपरेट करना है, सो वी हैव टू यूज आइसो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। ओके, सो आगे चलते हैं। Protein electrophoresis provide a technique for quick determining the genotype of many individuals at many loci. loci. तो ये बहुत सारे ये हम लोग पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर जीनोटाइप है तो उसका जो प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन ही एनालिसिस किया जा सकता है, एंड ये सारे स्पेसिफिक प्रोटीन हम लोग बहुत सारे इंडिविजुअल्स पे परफॉर्म किए जा सकते हैं, मतलब एज अ पॉपुलेशन। एग्जांपल दे रखा है इधर, was मतलब इधर एग्जामिन किया गया कौन से हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज में एग्जामिन किया गया जेनेटिक वेरिएशंस, और उसको प्रूव भी किया गया। सो दीज आर बेसिकली स्टडीज, ओके। एंड इसके वजह से जो वेरिएशंस दिखे उसके वजह से आपको ऑब्वियसली जब साइंटिस्ट ने पॉइंट आउट किया कि जो प्रोटीन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस आने की वजह से आ रहे हैं, जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से आ रहे हैं, तो तभी डीएनए सीक्वेंसिंग करके जो टेक्निक है उसको लाया। एंड आई थिंक आई हैव टॉट यू डीएनए सीक्वेंसिंग, राइट? डीएनए सीक्वेंसिंग पूरा बताया मैंने। Yes, sir. या ओके, तो हम लोगों ने ये भी देखा कि जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं दैट गिव राइज टू होमोजाइगोसिटी, हेटेरोजाइगोसिटी, एंड कितने हेटेरोजाइगस है कितने होमोजाइगस है वो डिपेंड करता है प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन कितना, अगर पॉपुलेशन इज मोर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स तो उनमें ऑब्वियसली जो रेशियो बढ़ जाएगा। तो टू जो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, जो टू पी क्यू का है उसका जो अगर हेटेरोजाइगस काफी इंडिविजुअल्स हेटेरोजाइगस है तो उनका जो टू पी क्यू का वैल्यू इंक्रीज, ओके। पॉलीमॉर्फिक लोकस आपको तभी मिलेगा जब आपके एक से ज्यादा एलील, वन मोर देन वन एलील, वन एलील रहेगा तो ऑब्वियसली आपको वेरिएशंस नहीं दिखेगी। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 33 लोसाई इन पॉपुलेशन ऑफ ग्रीन फ्रॉग। कितने लोसाई है? 33। 18 वेयर पॉलीमॉर्फिक, मतलब बाकी जो बचे कुछ है, कितने बचे कुछ है? 14, 14, 15 देयर हो सकता है पॉलीमॉर्फिक नो, ये हो सकता है उसमें से 18 पॉलीमॉर्फिक है। प्रोपोर्शन ऑफ पॉलीमॉर्फिक लोसाइज वुड बी 18/33, मतलब 0.55 परसेंट, मतलब 55% हो सकता है पॉपुलेशन।
ओके, ओके। सो जो प्रोपोर्शन है वो कैसे पता चलता है? ऑब्वियसली व्हेन यू कैरी आउट प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत सारे टेक्निक आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जिससे आप पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट करने के लिए कैसे आप, प्रोटीन लेवल है तो प्रोटीन, अगर मैं बोलूँ कि मुझे डीएनए लेवल पे अगर पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जर्व कर सकता हूँ, तो आई कैन से इजीली से कि प्रोटीन में भी पॉलीमॉर्फिज्म दिख सकता है, बट जरूरी नहीं दिखेगा। ये समझ में आया कि ऊपर से? ओके। सो जीन्स में चेंजेस देख सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपके रिफ्लेक्ट हो प्रोटीन में। गेटिंग इट? और ऊपर से जा रहा है। सो सिंपल लेवल पे बता देता हूँ। सिंपल बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये डीएनए, ठीक है, और दूसरा वेरिएशन ऑफ डीएनए इधर है, ठीक है। देयर माइट बी अ चेंज इन ओनली वन बेस पे, ठीक है, ठीक है। बट थिंग इज कि जो ये अगर फॉर एग्जांपल ये डीएनए एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे, तीनों डीएनए एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तीनों कोई प्रोटीन नहीं बना रहे, ऑब्वियसली आपको प्रोटीन लेवल पे कुछ डिफरेंसेस नहीं दिखे देंगे, फिनोटाइपिकली कुछ डिफरेंस नहीं दिखे देंगे, ठीक है। बट इफ देयर इज अ म्यूटेशन इन जीन्स, ठीक है, और हम लोगों ने म्यूटेशंस के बारे में थर्ड ईयर में पढ़ा रहेगा, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा रहेगा। देयर इज साइलेंट म्यूटेशन, देयर इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रल म्यूटेशंस, राइट? ठीक है, ये म्यूटेशंस की वजह से क्या होता है, आपको इफेक्ट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा क्या? तो व्हाट इज न्यूट्रल म्यूटेशन, व्हाट इज साइलेंट म्यूटेशन? यस। तो एक एक वन ऑफ द म्यूटेशंस में क्या होता है, आप इंस्टेड ऑफ जो ए वन बेस पे चेंज होने की वजह से भी आपको सेम अमीनो एसिड मिलता है, ठीक है, सेम कोडॉन, मतलब इट विल गिव राइज टू सेम अमीनो, ठीक है, ओके। एंड इन वन ऑफ, सो इसमें क्या हो रहा है, आपका सेम अमीनो एसिड कोड हो रहा है, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली जो आपका जो प्रोटीन है इट विल बी रिमेन सेम। और दूसरे उसमें क्या होगा, इट माइट गिव राइज टू डिफरेंट अमीनो एसिड, बट थिंग इज जो फंक्शनिंग है वो सेम ही होगा, देयर इज नो इफेक्ट इन एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन फंक्शन। तो ये क्या होगा, देयर दीज आर नॉट चेंजेस, ये आपको चेंजेस डिटेक्ट भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ओके। सो ये सब इक्वली परफॉर्म कर सकते हैं, तो जेनेटिक वेरिएशंस हो सकते हैं, पर प्रोटीन वेरिएशंस में आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे उसके एफिशिएंसी पे या उसके उसमें चेंजेस की वजह से, ओके। Heterozygosity is a average proportion of heterozygous individual in a population for many loci, ठीक है। तो ये हेट्रोजाइगोसिटी उसके लिए रहती है, मतलब कितना एवरेज प्रोपोर्शन है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स का इन पॉपुलेशन फॉर मेनी लोसाई, बहुत सारे लोसाई के लिए कितने हेट्रोजाइगस, ठीक है, तो वो निकाला जा सकता है HOH HE। एंड इसमें क्या बोलूं, ठीक है, HO मतलब क्या, ऑब्जर्व्ड हेट्रोजाइगोसिटी, और HE मतलब एक्सपेक्टेड हेट्रोजाइगोसिटी। एक्सपेक्टेड तुम्हारा कैलकुलेशन से निकलता है, ऑब्जर्व्ड तुम्हारा सर्वे करने से निकलेगा। ऑब्जर्व्ड हेट्रोजाइगोसिटी मतलब कितने इंडिविजुअल्स हेट्रोजाइगस है फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, और एक्सपेक्टेड क्या होगा, वो तुम्हारा कैलकुलेटिव नेचर है, ठीक है, तुमको एक पर्टिकुलर रेशियो में आना है और उसको मल्टीप्लाई करना है विद होल पॉपुलेशन, तो वो एक्सपेक्टेड हेट्रोजाइगोसिटी हो जाएगी, ठीक है, ओके। सो आगे चलते हैं, होपफुली समझ रहे सबको कि ऊपर से जा रहा समझा सर। है, ठीक है। तो उसका एवरेज मीन भी निकाला जा सकता है, मीन ऑब्जर्व हेट्रोजाइगोसिटी कितना ऑब्जर्व किया है, ठीक है, ठीक है, आपको एवरेज आउट करना पड़ेगा,
बट जैसे मैंने बताया प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस मिसेस मच ऑफ द वेरिएशन दैट इज डिटेक्टेड व्हेन डीएनए सीक्वेंस ऑफ सेम जीन इज डिटरमाइंड। डीएनए में चेंजेस दिख रहे हैं बट इट इज नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड इन प्रोटीन। जैसे मैंने इधर एग्जांपल बताया था, राइट? क्या हुआ, इधर डीएनए में चेंजेस है बट वो प्रोटीन में रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, डीएनए में चेंजेस है बट प्रोटीन में रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, ऐसे केसेस में क्या होगा, जो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज नॉट ऑफ मच। ठीक है, जैसे मैंने बताया साइलेंट म्यूटेशन होते हैं या सिनोनिमस न्यूक्लियोटाइड्स may vary at DNA level but leave no trace of variation at protein level। डीएनए में चेंजेस दिख जाएगा बट आपको प्रोटीन लेवल पे कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। इसको बोलते हैं सिनोनिमस म्यूटेशंस या सिनोनिमस न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, या साइलेंट म्यूटेशंस भी बोला जाता है। This means that estimate of heterozygosity and proportion of polymorphic loci are typically different from estimate based on nucleotide sequence variation of first same gene। तो मतलब जो हेट्रोजाइगोसिटी है, आपको पॉलीमॉर्फिक लोसाई से आपको बोल सकते हैं कि ये जीन से अलग है, ये जीन अलग है, ये जीन अलग है, डिपेंडिंग ऑन सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ये डीएनए अलग है क्योंकि इसमें सीक्वेंस थोड़ा फर्क है, थोड़ा फर्क है, थोड़ा फर्क। बट जब आप प्रोटीन लेवल पे देखते हो तो प्रोटीन सेम ही मिल रहा है, समझ रहे? प्रोटीन सेम ही मिल रहा है, तो वो उधर आपको एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स में काफी ज्यादा वेरिएशन। ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर जीन के लिए वेरिएशन दिखता है। ओके, आगे चलते हैं। किधर चलें? जेनेटिक वेरिएशन इन सम मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जैसे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। सबको पता है ना ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर क्या होता है? हाँ सर, मॉडल है। हाँ, कौन सा मॉडल है? यू कैन वो 5 मॉडल रहते हैं ना। हाँ, ओके, वर्म्स है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इनसे ये इंसेक्ट है ना सर। इंसेक्ट है, राइट। फ्रूट फ्लाई बोला जाता है उसको। ठीक है, ठीक है। सो देयर देखो इसमें क्या बोला, नंबर ऑफ स्पीशीज और फॉर्म्स 28 स्पीशीज है टोटल। मींस नंबर ऑफ लोसाई एग्जामिन्ड, करीबन करीबन 20 लोसाई एग्जामिन किया पर स्पीशीज को। 24, सॉरी, 24 पर स्पीशीज किया चेक, तो उसमें कितना हो गया? तो पॉलीमॉर्फिक पर पॉपुलेशन मैंने फाइंड आउट किया कि 0.52 है या 0.52, हेट्रोजाइगस 0.15। फिर इधर स्नेल्स के बारे में बात किया है, स्नेल लैंड में भी कैसे है, मरीन में कितने वेरिएशंस फाइंड आउट किए गए, फिशेस के बारे में देखा गया, रेप्टाइल्स, रोडेंट्स, लार्ज मैमल्स बोले गए, ये प्लांट्स हो गए। तो इनमें क्या नंबर ऑफ स्पीशीज, ये सब स्टडी की। इधर दे रखा है वैल्यूज आर मीन प्लस स्टैंडर्ड एरर और ह्यूमन, चिंपैंजी, पिगटेल, मैक्यो, सॉर्दर्न एलिफेंट, सील, ब्ला ब्ला। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जेनेटिक जीन्स में चेंजेस आ सकते हैं बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो प्रोटीन लेवल पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो सकता है कि वो जो चेंजेस आए दैट इज सिनोनिमस न्यूक्लियोटाइड या साइलेंट म्यूटेशन हो सकता है। इट विल गिव राइज टू सेम प्रोटीन, तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा। ठीक है, classic model of genetic variation, most natural population have wild type allele with only rare mutants variant available in population। तो क्लासिक मॉडल क्या बोलता है कि ज्यादातर सारे ऑर्गेनिजम्स सब वाइल्ड टाइप में, अभी म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ कि आपके म्यूटेंट एलील्स, म्यूटेंट ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए। ठीक है, और वो रेयर फॉर्म में, रेयर मतलब रेयर, उनका पॉपुलेशन इज वेरी रेयर। ठीक है, तो ये क्लासिक मॉडल है जेनेटिक वेरिएशन। लार्ज अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन ऑब्जर्व्ड इन नेचुरल पॉपुलेशन, बहुत सारे वेरिएशंस दिखते हैं नेचुरल पॉपुलेशन में, बहुत सारा दिखते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया वी आर एक्सपोज टू एन नंबर ऑफ इवेंट्स, म्यूटेशन इवेंट। ओके, सो इसमें क्या है, जो
एजम्पशन था, इनिशियल एजम्पशन था कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस है वो कौन मेंटेन कर रहा है, वो नेचुरल सिलेक्शन मेंटेन कर रहा है, ठीक है। एंड दैट इज एडवांटेजेस फॉर पॉपुलेशन टू प्रोसेस जेनेटिक वेरिएशन। और ये भी बोलता है कि अगर पॉपुलेशन के पास जितना जेनेटिक वेरिएशन है उतना अच्छा है, क्योंकि क्या होगा कि अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन आता है तो कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन सर्वाइव करेगा, बाकी सारे पॉपुलेशन मारे जा सकते, ठीक है। तो वो सर्वाइव कर लेगा, वो एक एडवांटेज है। दीज आर ऑल अजम्पशंस, ठीक है। और एक 1968, ज्यादा दूर नहीं, 1968 proposed that much of the pattern of evolutionary changes in protein could be explained with opposing forces of mutation in random genetic pattern. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इवोल्यूशनरी चेंज आ रहा है, मतलब इवोल्यूशन में म्यूटेशन से हो गए, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गए, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी चेंज एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये दोनों भी जो प्रोसेस है, मतलब इवोल्यूशनरी चेंज में क्या हो रहा है, आपके म्यूटेशन इवेंट हो रहा है, और जो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो एलील्स अडेप्ट कर रहे हैं उनको ही रख रहे हैं, और बाकी जो एलील्स है विच इज नॉट अडेप्टिंग टू पर्टिकुलर कंडीशन उसको रूल आउट या वीड आउट किया जा रहा है बाय नेचुरल प्रोसेस। ऐसा नहीं कोई ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा, इट इज अ प्योरली नेचुरल प्रोसेस। ओके, मैं ये सोच रहा हूँ कि आई विल फिनिश इन 10 minutes, तो 9:30 तक रखते हैं, बिकॉज देयर माइट बी सम काइंड ऑफ मीटिंग, तो आई विल फिनिश बाय 9:30। बस 10 minutes और ये कर। ओके, चलो आगे चलते। ओके, सो इधर थे हम लोग। हाँ, मोटू, सॉरी, मोटू किमूरा। तो इसने क्या बोला कि पैटर्न ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस इन प्रोटीन मॉलिक्यूल कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय अपोजिंग फोर्सेस ऑफ म्यूटेशन एंड रैंडम जेनेटिक। तो म्यूटेशंस हो गए, रैंडम जेनेटिक एंड नेचुरल सिलेक्शन भी आया जाता है, तो इनमें अपोजिंग फोर्सेस। तो इसमें काफी ज्यादा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जब स्टडी किया उन्होंने, तो ये मॉडल्स जो मोटो किमूरा का जो मॉडल है, ठीक है, वो बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोगों ने डेटा लिया हम लोग अपने मन का कर रहे, बट इट इज बीइंग अप्लाइड टू मल्टीपल मॉडल्स आर बीइंग अप्लाइड टू पर्टिकुलर डेटा सेट, ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिकल काफी रिलेवेंट डेटा रहता है उससे ही उसको उससे ही प्रोसीड किया। ओके, अभी किमूरा, मोटो किमूरा का जो जो था, इट वाज कॉल्ड एज न्यूट्रल थे, उसमें काफी अच्छा बताया गया क्या होता है न्यूट्रल थे। इसमें क्या थियरी में क्या एक्नॉलेज किया गया है कि जेनेटिक वेरिएशन भर भर के, हाँ, ठीक है, क्या बोल रहे, प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव जेनेटिक वेरिएशन इन प्रोटीन, जेनेटिक वेरिएशन बहुत है प्रोटीन, बट proposes that most of genetic जो वेरिएशन है इट इज न्यूट्रल विद रिगार्ड्स टू नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट न्यूट्रल है, मतलब इट इज नॉट इन फेवर ऑफ दैट और इट इज नॉट अगेंस्ट, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है, मैंने जैसे बताया नेचुरल सिलेक्शन इज ऑल्सो फोर्स। अगर अलील सपोर्ट नहीं कर रहा है मतलब ऑर्गेनिज्म को, तो नेचुरल सिलेक्शन उसको वीड आउट कर देगा। जैसे मैंने बताया आपको, विद इन लाइक विद इन 100 to 500 years में आपका जो ब्लड प्रेशर से जो अफेक्टेड लोग हैं या डायबिटीज है, तो ये जो पॉपुलेशन है जो अफेक्टेड रहेंगे उनका जो जीन पूल है वो नेक्स्ट जनरेशन में शायद ना जाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएशन है, मतलब सॉरी, प्रोटीन में एक्सटेंसिव जेनेटिक वेरिएशन प्रोटीन में रिफ्लेक्ट होता है,
बट इट डजेंट मीन कि वो वीड आउट हो जाए। तो जो आपको जेनेटिक प्रोटीन में वेरिएशंस दिख रहे हैं जो इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपने पता, ऐसा नहीं है कि उनके फंक्शंस नहीं है, बट उनके फंक्शंस है। बट अगर हम लोग एक पर्टिकुलर लेवल पे एसेस करें तो उनके जो फंक्शन है वो एकदम सिमिलर है, सिमिलर है, सिमिलर एफिशिएंसी से काम करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट एक्ट ऑन न्यूट्रल एलील्स। तो न्यूट्रल एलील्स पे मतलब जो न्यूट्रल एलील्स क्या हो गए, इधर आपके जो प्रोटीन में जो वेरिएशंस दिख रहे हैं, इट इट इज फंक्शनिंग एट सिमिलर लेवल्स, ठीक है, सेम एफिशिएंसी दिखा रहा है। मतलब अगर आपका वाइल्ड टाइप प्रोटीन है और जो म्यूटेटेड प्रोटीन है, ठीक है, मतलब म्यूटेटेड डीएनए के प्रोटीन से, इट इज चर्निंग आउट सेम एफिशिएंसी, मतलब सेम सिमिलर एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो उधर नेचुरल सिलेक्शन बट ऑब्वियस नहीं होगा, नहीं होगा। It does not act on neutral alleles. Random processes such as mutation and genetic drift shape the vast majority of genetic variation that we see in natural population. तो फॉर एग्जांपल कोविड-19 का अगर एग्जांपल ले लो तो क्या हुआ कि जो कोरोना वायरस है वो इंडिया में पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, देयर आर अराउंड 4 स्ट्रेन्स, ठीक है। बट जो कोविड-19 का जो स्ट्रेन है दैट इज बेसिकली फ्रॉम ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो ये जब बाकी फैला तो इसमें क्या हुआ, इंडिया में कंसर्न हो गया कि जो पहले से जो कोरोना वायरस है दैट कॉजेस निमोनिया, ठीक है, ठीक है। तो ये वो और इनमें क्या आप डिफरेंशिएट करना मतलब कर सकते हो उसमें ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू जीन्स, जेनेटिक में एंड प्रोटीन्स में, ठीक है। बट अभी क्या है, जो कोविड-19 का अभी का जो प्रेजेंट जीन है इट इज अंडरगोइंग वेरियस म्यूटेशंस इवन, ठीक है। तो अभी अगर आपको पता रहेगा कि अमरावती स्ट्रेन करके आया है, ठीक है, एंड दिस इज थोड़ा सा बिट इन्फेक्शियस, ठीक है। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, अमरावती में एक न्यू स्ट्रेन आया, ठीक है, एंड कोविड-19 का, एंड दैट्स व्हाई जो लॉकडाउन इफेक्ट इन इफेक्ट आया। ओके, सो जेनेटिक वेरिएशंस होते रहते हैं एंड म्यूटेशंस इवेंट होते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट होते रहते हैं। इसकी वजह से काफी ज्यादा जेनेटिक वेरिएशंस दिखते हैं इन नेचुरल पॉपुलेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ न्यू म्यूटेशन हैव सम इफेक्ट ऑन थिकनेस। तो इसमें क्या बोल रहे हैं न्यूट्रल थ्योरी में कि बहुत सारे म्यूटेशंस इवेंट हो रहे हैं, बट कुछ ही म्यूटेशन इवेंट है जो एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर रहा है हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, या फिटनेस ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, ठीक है। And because of natural selection causes rapid fixation or loss of alternative allele. तो what is, तो नेचुरल सिलेक्शन जैसे मैंने बताया कि जो अलील है अगर इट इज गिविंग इट विल सपोर्ट द फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वो सेलेक्ट इन हो जाएगा या मतलब हो जाएगा फिक्स हो जाएगा, मतलब वो जीन पूल में आ जाएगा एंड इट विल बी पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। या दूसरा क्या बोला गया, लॉस ऑफ अल्टरनेटिव एलील्स, मतलब अगर वो एलील फिटनेस पे इफेक्ट कर रहा है ऑफ इंडिविजुअल या पॉपुलेशन, तो उसको वीड आउट कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, वो उसका जो जीन एलील है इट विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग टू नेक्स्ट जनरेशन, तो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ठीक है। सो होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ऊपर से जा रहा है क्या, बता दो। ये स्टूडेंट्स, अभी 3 स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, ओनली 19 स्टूडेंट्स होते हैं इंस्टेड ऑफ 22 स्टूडेंट्स। सो रहे हो पीछे, यस सो रहे हैं, साइली बोली सो रहे, ओके, बाकी सब सो रहे हैं, एंड खाना खा रहे हैं, ओके, ओके, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, बट ओनली फ्यू
वेरिएशन एक्चुअली इफेक्ट करता है फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म पर, और जो इन्फ्लुएंस करता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करेगा तो वो हो सकता है फिक्स हो जाए, नेगेटिव इन्फ्लुएंस करेगा तो वो हो सकता है वो सेलेक्ट आउट हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये होता है न्यूट्रल थ्योरी। अभी और भी है न्यूट्रल थ्योरी में, और क्या क्या बोला गया। तो ये क्या बोला है, न्यूट्रल थ्योरी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांसेस इन आवर अंडरस्टैंडिंग व्हाई these देयर इज सो मच जेनेटिक वेरिएशन इन नेचुरल पॉपुलेशन। न्यूट्रल थ्योरी से पता हम लोग बोल सकते हैं कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन में, बट वो रिफ्लेक्ट नहीं होता एज ए जेनेटिक वेरिएशन के बाद। सो इसमें काफी ज्यादा डिबेट भी हुआ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के बीच में, पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट के बीच में, कि जो ज्यादातर जो जेनेटिक वेरिएशंस है इज मेंटेन्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन एंड दोस हु बिलीव दैट मोस्ट वेरिएशंस वाज सिलेक्टिवली न्यूट्रल। तो दो आइडियाज से कि क्या बोला, जेनेटिक वेरिएशन है, बहुत ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन है, और वो कौन मेंटेन करके रख रहा है जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन। तो अगर वेरिएशन है तो कुछ वेरिएशन अगर नहीं होते इन लाइन विद, तो नेचुरल सिलेक्शन उसको वीड आउट कर देता है या फिक्स कर देगा। ठीक है, डिपेंड करता है। दूसरे लोग बोल रहे थे, दूसरा आइडिया ऑफ स्कूल ऑफ आइडिया था कि बेसिकली जो ज्यादातर जो वेरिएशन है वो सिलेक्टिवली न्यूट्रल ही है, उसमें एक्सट्रीम कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये दो डिफरेंट थॉट्स है। मतलब एक तो क्या बोल रहे हैं कि जेनेटिक वेरिएशन है और नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक वेरिएशंस को सेलेक्ट मतलब सिलेक्शन प्रेशर डालता है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि जो ज्यादातर वेरिएशंस हो रहे हैं वो खाली सेलेक्टिवली न्यूट्रल ही है, मतलब एक्सट्रीम रेंज में नहीं जा रहा है, या वो फिक्स हो जाएगा या वो निकल जाएगा इससे। तो जैसे डीएनए सीक्वेंसिंग एडवांस हो रहा है, जैसे हम लोग नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की बात करें, विच इज कॉल्ड एज सेकंड जनरेशन सीक्वेंसिंग। अभी आया थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो काफी एडवांसमेंट है, बहुत स्पीडीली आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इससे जैसे आपका मेटाजेनोमिक एनालिसिस हो गया, वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का पूरा डीएनए, पूरा A to Z डीएनए सीक्वेंस किया जा सकता है। तो इसमें जितना अच्छा डीएनए सीक्वेंसिंग रहेगा उतना ज्यादा आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड for testing influence of mutation, genetic drift, and natural selection. We now understand that complex interaction of these forces determine level of genetic variation in natural population. क्या बोल रहे हैं, बस सेकेंड लास्ट स्लाइड है आराम से। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे जीन्स पे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, म्यूटेशन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर बना रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, और जिसके वजह से जेनेटिक वेरिएशन जो जीन पूल है डिसाइड हो रहा है। ठीक है, ये जीन रहेगा कि नहीं रहेगा, वो ये सब इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस हो रहे हैं वो डिसाइड कर। ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है, जब जो करंट एरिया ऑफ रिसर्च है एज एन पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट का, उनमें क्या हो रहा है कि एम क्या है उनका कि जो वेरिएशंस आ रहे हैं, वेरिएशन कहाँ से आ रहे हैं, म्यूटेशन की वजह से होता है या जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से होता है, और नेचुरल सिलेक्शन एंड माइग्रेशन। ठीक है, एंड इनके बीच में कैसे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है एंड कौन से जीन्स सेलेक्ट इन होते हैं, कौन से मतलब सेलेक्ट इन मतलब फिक्स होते हैं, और किसको वीड आउट या सेलेक्ट आउट किया जाता है, निकाल दिया जाता है पॉपुलेशन से। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन दिस फैक्टर्स। म्यूटेशंस हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, एंड माइग्रेशन इवेंट हो गया। तो इनके बीच में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है, एंड देन उसके बाद नेचुरली डिसाइड होता है कि, ठीक है, वी आर नॉट डिसाइडिंग इट, एट मोलिकुलर लेवल डिसाइड होता है कि ये फिक्स हो जाएगा जीन या इसको वीड आउट कर दिया। ओके, सो ये हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे, लेक्चर्स में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में देखेंगे। एंड मुझे काफी जल्दी कंप्लीट भी करना, बिकॉज एक गोल्डन मिला time। ठीक है, चलो, okay, hopefully you have understood this topic।
Yes, sir.